अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। आज का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि सब टॉपिक्स हैं, एक एक करके इंशाल्लाह समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम आर्टिकल के, तो उनमें पहला एक अलग से जो टॉपिक है, सब टॉपिक, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो हमें पता है कि डिपेंड करता है नेचर पे और पर्पस पे। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सजेशन है एक तरह से ब्रदर का, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, फुल प्लेलिस्ट का आप क्लिक कीजिए और 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक को सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखिए, ताकि आपको बेनिफिट अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डिपेंड किस पे करता है? नेचर पे और पर्पस पे, कि हमारे जो सिस्टम बनने लगा उसकी नेचर क्या है। अगर फार्मर्स के लिए बन रहा है तो उसकी नेचर डिफरेंट होगी, अगर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है तो नेचर डिफरेंट होगी हमारे सिस्टम की, और अगर किसी बैंकर की जॉब करने के लिए, प्रोफेशनल जो लोग सुबह जॉब पे जाते हैं, उनके लिए कोई गाड़ी डिजाइन की जा रही है तो उसका पर्पस डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है। तो हम ये दोनों चीज़ों को माइंड में रखेंगे। जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है? उसकी नेचर क्या होगी और उसका पर्पस क्या है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दी थी टायर की, कि अगर कोई कहता है मैं टायर बनाना चाहता हूँ, तो पापा पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे, दोस्त भाई यही पूछेंगे कि पहले टायर बन चुका, तुम क्यों बनाना चाहते हो? तो वो आगे से रीजन देगा। जैसे गेमिंग चेयर जब किसी ने पहली दफा बनाई होगी तो सबने कहा होगा बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स अवेलेबल है, काफी कोजी गरम गरम और काफी कंफर्टेबल चेयर्स अवेलेबल है, तो तुम क्यों ऐसी चेयर बनाना चाहते हो? तो उसने रीजंस बताई होंगी कि इससे बैकबोन में पेन नहीं होगी, इस पे ज्यादा आवर्स बैठा जा सकता है, कई घंटों तक लगातार बैठ के गेम खेली जा सकती है, काम किया जा सकता है, इंसान थकेगा नहीं, उसकी बॉडी का जो पोस्चर होगा वो एक्यूरेट होगा। यानी उसने रीजंस बताई कि गेमिंग चेयर के फायदे क्या हैं। तो वो जो बताना चाह रहे हैं वो यही है कि मेरी जो प्रोडक्ट है, जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ, उसकी नेचर और पर्पस क्या है, क्यों बना रहे हैं उसको। तो उसको सब फर्दर 3 सब टॉपिक्स में बना दिया गया बुक के अंदर। मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सबसे पहली बात ये है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। तो मैंने ना एक बुक लिखी थी काफ़ी टाइम पहले, या पब्लिश नहीं हुई बस किसी वजह से, तो उसमें मैंने कंप्यूटर की जो डेफिनेशन लिखी थी, उसमें पहली बात ये थी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है और उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट भी देती है और स्टोर भी करती है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है थोड़े अच्छे लफ्जों में, या कलेक्टिंग, डाटा कलेक्ट करना, स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना और फिर रिजल्ट को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर देना कि ये लो पकड़ लो डाटा। ह्यूमन ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, और कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। आप जब भी उसे कोई इनपुट देते हैं तो उसे पहले प्रोसेस करता है। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप एक ऐसी गेम प्ले कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर जो ग्राफिक कार्ड के बिना प्ले नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? जैसे ही आप ऐसी गेम इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी, फिर जब आप उसे प्ले करेंगे तो वो बताएगा कि इसके अंदर जीपीयू नहीं है, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट नहीं है, एक पार्ट नहीं है जिसकी वजह से ये वाला सॉफ्टवेयर या गेम प्ले नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही अगर और किसी चीज की कमी है, जैसे स्पीकर नहीं लगे हुए तो साउंड नहीं आएगा, माइक्रोफोन अटैच्ड नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये क्या करता है हमारा कंप्यूटर, कि वो इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करता है और फिर रिक्वायर्ड रिजल्ट बताता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनपुट चेक हो जानी चाहिए प्रोसेस करने से पहले, ताकि टाइम बच जाए। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैं क्लास में अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूँ फनी वे में, कि एक छोटी सी तंदूर की दुकान है और वहां पे कोई पर्सन आके कहता है 2 किलो आलू तोल दो। तो अब वो जो लड़का आगे खड़ा है तंदूर की शॉप पे, जिसने आगे इंस्ट्रक्शन देनी है कि कितने नान चाहिए, कितनी रोटियां चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा भैया यहाँ से आलू नहीं मिलेंगे, आगे जाओ, क्योंकि उसने इनपुट की पहले ही करेक्शन कर दी कि ये इनपुट सही नहीं है। अगर वो इनपुट पिक कर लेता, फिर उसको प्रोसेस के लिए भेज देता और बाद में रिजल्ट आता कि ये इनपुट गलत है, तो टाइम वेस्ट होता। तो इसलिए सबसे पहले कलेक्शन के टाइम पे, कलेक्ट करने के टाइम पे हमेशा एरर चेकिंग की जाती है। बस बताना ये चाह रहा था, पता होना चाहिए। तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट है, बताता ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, कि डाटा कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद उसकी क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, उससे जो रिजल्ट निकलता है उसकी। और ह्यूमन ब्रेन इसकी वाकई बेस्ट एग्जांपल है। हम क्या करते हैं? हम सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि आप डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स पढ़ते हो और उसके बाद एनालाइज करते हो कि मेरी राय ये है कि इन दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूं तो इसमें से ये बेहतर रिजल्ट निकलता है। जैसे आप कभी गाड़ी खरीदने लगेंगे, कोई बाइक खरीदने लगेंगे, तो आप क्या करेंगे? अगर 2 बाइक्स हैं या 3 बाइक्स हैं, आप उन्हें कंपैरिजन करोगे, कंपेयर करोगे। सेलफोन भी खरीदने लोगों कंपेयर करोगे, किसका कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है, किसमें कितनी मेमोरी है, कितनी स्टोरेज है, कितनी रैम है, कितनी प्रोसेसिंग स्पीड है, इसमें गेम अच्छी चलेगी, इसमें नहीं चलेगी, इसकी एलसीडी थोड़ी बड़ी है, इसकी छोटी है। ये सारी चीजें आप कलेक्शन, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है आगे से रिजल्ट प्रोवाइड करना, आउटपुट देना। आई थिंक सो आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है।
तो हम यहाँ पे यही समझना चाह रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो सिस्टम होगा वो डाटा कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा, रिजल्ट में क्या देगा। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, सपोर्टिंग अदर सिस्टम। बिल्कुल सही, आपका जो भी सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम्स को कैसे सपोर्ट करेगा, उससे क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, क्या वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा दूसरे सिस्टम्स को, जिससे उनको फायदा पहुंच सके। जैसे एग्जांपल बड़ी अच्छी थी तो मैंने वही बुक वाली ही लिख दी। सेल फोन्स ने क्या किया, जब सेल फोन डिजाइन किया गया, ये एक बहुत अच्छा सिस्टम डिजाइन किया गया फोन कॉल पे बात करने के लिए। पुराने दौर में नानियां दादियां बेचारे जिनके बेटे या कोई दोस्त वगैरह या फादर वगैरह या भाई वगैरह आउट ऑफ कंट्री होते थे और किसी की डेथ हो जाती थी तो उन्हें देख तक नहीं पाते थे, या सालों तक लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, और अगर किसी की डेथ हो जाती थी, अगर उनका कोई एड्रेस या पता नहीं मिला तो लावारिस लाश समझ के दफना भी दिया जाता था। बातें कड़वी हैं लेकिन हैं सच्ची। पॉइंट सिर्फ इतना है, तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने ये किया कि अब वो वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। मेरे घर में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, इसलिए मैं अच्छे से इस चीज़ से रिलेट कर पाता हूँ कि अगर कोई अब्रॉड गया था तो वो बातचीत करना बड़ा टफ था। 10 साल 15 साल 20 साल पहले एक याहू छोटा सा मैसेंजर होता था, ऑडियो कॉल की जाती थी, वीडियो कॉल तो बहुत ही मुश्किल सी बात थी। वेबकैम थे लेकिन सही से काम नहीं करते थे, इंटरनेट की स्पीड बहुत थोड़ी थी। आजकल बहुत ईजी है, तो सेलफोन ने एप्लीकेशंस प्रोवाइड की, वीडियो कॉलिंग प्रोवाइड की, कम्युनिकेशन सब कुछ प्रोवाइड कर दी। तो ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ह्यूमंस की कम्युनिकेशन में एक बेहतरीन एलिमेंट के तौर पे जाहिर हो गया, एक बहुत अच्छा काम करके दिखाया। सन हमें एनर्जी देता है, अगर सूरज ना हो तो दुनिया का पूरा जो निज़ाम चल रहा है वो रुक जाएगा, रेस्पिरेशन का अमल रुक जाएगा। उसकी गर्मी से गंदुम पकती है, खेत पकते हैं, हमारी ग़िज़ा बनती है, समुंदर का पानी वेपोरेट होकर ऊपर जाता है और बारिश बनकर फिर से खेतों पे बरसता है। ये सारा का सारा निज़ाम सन से चल रहा है। इसीलिए दुनिया में जो नाउज़ुबिल्लाह शिर्क किया गया है, उनमें जितनी हिस्ट्री में मैंने जब पढ़ा था तो पता चला था कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की पूजा की गई है अल्लाह ताला और खुदा मज़हब के बाद, वो सूरज है। शॉकिंग है लेकिन है रियलिटी। ठीक है, तो सूरज बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इससे सोलर के बारे में तो आप जानते ही हैं, वरना पढ़ते रहा करें, नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। ओके, व्हीकल मैंने खुद से लिख दिया कि व्हीकल का पर्पस क्या है, इसका हमें क्या प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें फायदा। भाई इसका इंजन हमें मूवमेंट करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है आसानी से, तो कितना बड़ा फायदा हो गया ना इसका हमें, कि हमें सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, ये हमें फायदा क्या पहुंचा रहा है, दूसरों को क्या फायदा पहुंचा रहा है, हमें ट्रैवल करने में आसानी होती है। बारिश हो रही है, गर्मी है, तूफान है, मिट्टी है, कुछ भी है, हम सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट, अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, जो हमने पहले बात की थी, पिछली क्लास में भी इस टॉपिक पे बात हुई थी कि हम जब भी कोई सिस्टम बनाने लगते हैं तो ऑब्जेक्टिव का मकसद क्या है, गोल क्या है, इससे तुम क्या अचीव कर लोगे। तो जो बात वहां लिखी है वो भी वही है, कंप्लीटिंग टास्क एंड प्रोसेस। वो क्या काम करके दिखाएगा, ऐसा क्या प्रोसेस या टास्क करके दिखाएगा जिस वजह से तुम इसको सिस्टम को बनाना चाहते हो। तो एग्जाम्पल में जो बातें लिखी मैं उन्हीं को ही कोट कर लेता हूँ। थर्मोस्टेट क्या करता है, इस पर मैंने डिटेल से पिछली क्लास में बताया था, बार बार रिलेट कर रहा हूँ पिछली क्लास से, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा अगर किसी ने मिस किया तो। टेम्परेचर का, अगर आपका एसी है 26 पे चल रहा है, जैसे ही रूम का टेम्परेचर 26 हो जाएगा वो ट्रिप कर जाएगा, तो वो कौन बता रहा है, थर्मोस्टेट बता रहा है कि भैया 26 हो गया, इसे बंद कर दो। आई थिंक आप बात को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर कार क्या काम करती है, कार का इंजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कार का इंजन वो हमारे फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जी हाँ, टॉर्क बना देता है, जिससे हमारी जो इंजन का सिस्टम है वो काम करता है और हमारी जो व्हीकल है, कार है या कोई भी, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है। तो ये जो हमारे पर्पस हैं, गोल्स हैं, वो इन मशीनों से ही तो सॉल्व हुए हैं। कैलकुलेटर क्या करता है, चुटकियों में बड़े बड़े हिसाब करके दिखा देता है। वॉशिंग मशीन क्या करती है, कितनी लेडीज का मुश्किल उसने आसान कर दी। तो जितनी मशीन्स हैं वो सारी इसके अंदर अलाउ की जाती हैं क्योंकि उनके कुछ गोल्स हैं। एसी बेगर्मी भगा रहा है, पंखा ऑन कर रही है, गर्मी भगा रहा है। शावर ने कितना आसान काम कर दिया, नहाने के लिए आसानी कर दी। सेल फोन्स ने कितना आसान काम कर दिया बातचीत करवाने में। तो ये सारे इन सब के कोई ना कोई गोल्स हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। यहाँ पे एक्चुअली लेक्चर एक तरह से ओवर हो जाता है, लेकिन बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ये सारे जो सिस्टम्स हैं ना, इनके साथ एक और सिस्टम का जिक्र है। येलो कलर का एक बॉक्स बना होगा और वहां जिक्र था ह्यूमन का। ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स्ड, कॉम्प्लिकेटेड एंड हाई एफिशिएंट मशीन है और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ह्यूमन की भी तो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए ना। हम फोन्स की पढ़ते रहते हैं, कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं उसकी पढ़ते रहते हैं, बाइक्स की, गाड़ियों की अक्सर बॉयज़ में बातें होती रहती हैं, ठीक है, कि ये गाड़ी का टॉर्क क्या है, इसका आरपीएम क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है। तो ह्यूमन ब्रेन का भी तो नॉलेज हो।
ह्यूमन को देखकर ही कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था कि एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन की तरह डाटा को टेक करे, इनपुट को टेक करे, प्रोसेस करे, स्टोर भी कर ले और प्रोड्यूस करे आउटपुट। तो हम ज़रा उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो बुक में लिखी हैं वहीं से पिक करके थोड़ी हेल्प लेके मैंने लिख दी, समझ लेते हैं। बड़ी मज़े की बातें हैं वाकई। ब्रेन इज़ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। दुनिया का सबसे अच्छा नेटवर्क ह्यूमन बॉडी खुद है। अगर ब्रेन हमारा इंस्ट्रक्शन ना दे तो ये मेरा जो हैंड मूव कर रहा है, मैं पेन को पकड़ पा रहा हूँ, कैप ओपन कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, ये सब एक नेटवर्क है। ब्रेन से एक मैसेज जाता है ये करो, और वो इतनी ज़्यादा स्पीड में होता है कि हमें पता नहीं चलता। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो आपने सिर्फ ए लिखा, कैपिटल ए। मे भी आपको थोड़ी हैरानगी हो सुन के जो मैं बताने लगा हूँ, और काफ़ी लोगों को तो पता भी होगा। कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65। अब 65 कंप्यूटर को समझ नहीं आता, ए कंप्यूटर को समझ नहीं आता। कंप्यूटर को बाइनरी नंबर सिस्टम समझ आता है। तो वो क्या करेगा, वो 65 को 2 से एलसीएम लेकर इसका पूरे का पूरा एक बाइनरी कोड जनरेट करेगा। वो जो बाइनरी कोड आएगा जो कि कुछ यूं दिख रहा होगा 10 समथिंग 1100 की फॉर्म में, काफ़ी लंबा चौड़ा सा, वो जो कोड होगा, जी हाँ, उस कोड को जब हम ए प्रेस करते हैं तो वो पूरा कोड प्रोसेसर प्रोसेस करता है। जी बिल्कुल, ए को पहले 65 को बाइनरी, और बाइनरी उसको समझ आता है तो वो ए प्रिंट कर देता है। अब आप कहेंगे सर हम तो इतनी स्पीड में टाइप कर रहे होते हैं, हम तो 1 मिनट में 70, 80, 50, 90, 100 वर्ड्स भी प्रिंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, वो चुटकियों में समझ लेता। आपने क्या कहा, तो ह्यूमन ब्रेन तो उससे कई गुना ज़्यादा है। यहाँ पे स्पीड भी मैंने लिखी है कि ह्यूमन ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो कितनी स्पीड पे ट्रेवल करते हैं, 268 माइल्स। दुनिया में जो फॉर्मूला 1 रेस होती है, दुनिया की सबसे स्पीड वाली रेस, वो छोटी गाड़ियों वाली, हेलमेट पहन के चला रहे होते हैं स्पीड में, उसकी भी स्पीड इतनी नहीं होती है। दुनिया की फास्टेस्ट जो रेस है उसकी भी स्पीड इतनी नहीं है जितनी आपकी ह्यूमन ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स की स्पीड है ट्रेवलिंग की। बात समझ आ रही होगी यार, ओके। तो इसकी न्यूरॉन्स की तादाद कितनी है, यानी कैलकुलेट किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है कि 86 बिलियन। ओ माय गॉड, 1 बिलियन मीन 100 करोड़, 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़ एंड 86 बिलियन, सॉरी 1 बिलियन बोला था मैंने, 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़ एंड 86 बिलियन मीन्स 8600 करोड़। बात समझ रहे हैं, इतने न्यूरॉन्स हैं ह्यूमन ब्रेन में। तो ये बड़ा अच्छा नॉलेज है, पता होना चाहिए। ओके, प्रोड्यूस करता है ये अप्रोक्सीमेटली 20 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी हाँ, बिजली पैदा होती है ब्रेन के अंदर। हाँ, ये समझना ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ब्रेन में, वो 20 वॉट के करीब मानी गई है, रिसर्च यही बताती है। और 20 वोट क्या, 12 वोट का भी बल्ब मिल जाता है अच्छा खासा जो चलता है। तो 20 वोट से तो 2 बल्ब हम जला सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ओके, तो आई थिंक सो आपको ये बातें समझ आ रही हैं। एक आखिरी पॉइंट, हमारा जो भी ब्रेन का फंक्शन है वो 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड 10⁻⁶ यानी 1 लाख के करीब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। यानी हम 1 लाख ऑपरेशन समझते हैं ना। अगर मैं किसी को कहूं कि 6 में 2 ऐड कर दो तो वो कहेगा सर 8 आएगा। ये एक ऑपरेशन था, एडिशन का एक ऑपरेशन था। इसी तरह से 1 लाख ऑपरेशन 1 सेकंड में हमारा ब्रेन कैलकुलेट कर सकता है। इसकी इतनी ज्यादा पावर है। तो चेस जो लोग खेलते हैं, प्लीज उन्हें पता होगा, वो जरूर आप लोग भी सीखा कीजिए, खेला कीजिए, उससे ब्रेन और ज्यादा तेज होता है। कुरान पाक पढ़ने से तेज होता है, लेकिन समझ के पढ़िएगा तर्जुमे के साथ, ताकि हमारा ब्रेन ग्रो भी करे और हम इल्म वाले बने और आगे इल्म ट्रांसफर करें। आई थिंक सो आपको इस क्लास में कम मैंने बोर किया होगा और कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।